ladies and gentlemen, and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 102nd episode. In the last 101 episode, Blub World has engaged, talked to, and majorly interacted with more than 1,500 school leaders from across the world on this very platform, where they've shared their ideas, opinions, observations, innovations, and what all new is happening in the K-12 space. Or to put it very simply, what's going on in schools. जब ये पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक साथ में बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारा टेक्नोलॉजी जबरदस्ती एजुकेशन में घुस गया, और जब वो घुस गया तो हमने उसको बहुत खुले दिल से गले भी लगा लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया और इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया. बट द प्रॉब्लम इज कि अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टेक्नोलॉजी से हम वापस फिजिकल वर्ल्ड में जाएंगे या ये डिजिटल वर्ल्ड ही हमारी आने वाली रियलिटी है. एंड टू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल, अब हम ये समझना चाहते हैं कि हम क्या एक डिजिटल वर्ल्ड बना पाएंगे जहां एजुकेशन कंटिन्यू हो पाए, ब्लेंडेड लर्निंग हो पाए, और इस लर्निंग के सबसे मेजर हम क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे इस लर्निंग का. क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे एजुकेशन प्रोसेस में वो ये है कि टीचिंग तो कंटिन्यूड है, हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन लर्निंग कंटिन्यूड है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बिकॉज एक ऐसे जूम कॉल पे या ऐसे किसी भी वर्चुअल क्लासरूम में ये पता कर पाना कि कौन बैक बेंचर है, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है. एंड क्योंकि फीडबैक असेसमेंट उतना एफिशिएंट नहीं हुआ है अभी तक, तो हम ये नहीं जानते कि बच्चा सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद आपको देख रहा है या किसी यूट्यूब वीडियो को. तो अब एक नए सेट ऑफ चैलेंजेस आ गए हैं पूरे सेक्टर में, जिसको स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं. So आज we'll try to know from all of you that what do you think will be the shape of innovation in the field of education in the coming times, with one thing being a major focus that आज से 5 साल बाद अगर एक बच्चा स्कूल आएगा या एक पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा तो उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा. क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स टेक्नोलॉजी ने अब चेंज कर दिए, फिजिकल स्पेसेस में जाने को उतनी बड़ी जरूरत अब नहीं रखा है. सो हाउ डू यू थिंक एजुकेशन इज गोना एवोल्यूट इन द कमिंग टाइम्स? बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट सम रूल्स ऑफ द गेम सो दैट यू नो हाउ दिस कॉल विल बी ऑपरेटेड. So while we are going through this call, each one of the speakers gets a time of around 3 to 4 minutes to speak. Once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It is just to finish this activity on time, so that none of your schedules get disturbed and you enjoy the call and people put out the best content possible in front of all of you. More importantly, this is a bilingual platform, तो आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं. बस इसके अलावा कोई तीसरी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो शायद लोग ना समझ पाए. एंड इन दोनों भाषाओं में कोई चैलेंज नहीं, आप आराम से इन दोनों के बीच में इधर उधर भी हो सकते हैं, इनको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बिकॉज वन थिंग दैट वी एब्सोल्युटली बिलीव इन, दैट भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होता. What's important is the idea or the essence or the intent behind it, rather than really the language. So I hope you enjoy the next 60 minutes that you spent with us. We have an amazing guest lineup of guests for you today. हम लोग सबसे पहले एक फील्ड एक्सटर्नल से समझने की कोशिश करेंगे कि वो एजुकेशन को कैसे देखते हैं. Then we'll actually go to somebody who is from higher education, and then to finally the practitioners जो हर दिन उन वर्चुअल क्लासरूम्स की लड़ाई रोजाना लड़ रहे हैं और अपने स्कूल्स को पूरी तरीके से डिजिटली चलाने की कोशिशें कर रहे हैं. So a very warm welcome once again. Let me invite the first speaker for today to initiate the session, to let the ball rolling and give the right kind of reference and context for everybody to share their thoughts on education, innovation. Let me invite Mrs. Preet Sandhu Sihag, CEO of All India Technical and Management Council from Gurgaon, Haryana. Preet ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you, Daksh. Thank you so much for inviting me over this platform. The question you have raised is really very important. Like after 5 years, what will be the scenario when students are going to this infrastructure, physical infrastructure for the learning, what will be the objective behind it? So in All India Technical and Management Council, we are running skill training centers, and we are also dealing with the students who are dropouts and who are from the semi-urban area and also from the rural area. So we have seen like it is difficult for students to adapt whatever is going on because they have to learn everything online, and Zoom is the platform. Zoom is the only choice they have actually. They don't have other platforms. Other platforms are being created. So when we talk about
like how it is going to impact towards the learning of a student. So my opinion, my point of view on the particular statement is, they will take time, but yes, they have to start learning from the system whatever is going on, because our edtech world is now really being crowded. New technology is coming in, new startups are coming in with new ideas. So there are small components on which they have to focus on. Assessment hona hai to kaise hona hai, online hona hai to then pen and paper use nahi hoga, then what will be the window time, the data security, the cyber security, all kind of technology that will be come into the place. So it will take time, the situation will take time, to make it more adaptive to the learning of the students. But yes, we have to accept this is the scenario and we have to go by it, and there is no way back. But yes, there will be a brick and mortar will be there, physical classes will be there, but yes, we have to accept the reality, and that's going to be the future. Yeah. Thank you so much, Preet ma'am. So what you said, to summarize it, and since you gave it a new twist to the complete discussion, आपने 2-3 नए points add कर दिए जिन पे हम आगे बातचीत करेंगे और लोगों से. You started with an introduction of yourself, जहाँ पे आप skill training centers चलाते हैं देश भर में काफी जगहों पर, and उसमें आप काफी सारे dropouts को भी handle कर रहे होते हैं from rural India and from the urban part of India. अब ऐसे आने वाले समय में ट्रेनिंग्स जो स्कूल लेवल से ऊपर होनी है वो तो काफी हद तक ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं और आई थिंक ऐसे ही होंगी. जो मेन डिग्री कोर्सेज हैं उसमें अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उस अटेंडेंस को वर्चुअली पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं. एंड व्हाट वी सी राइट नाउ इज कि अगर आप अभी अपने आसपास देखें तो इंडिया में अभी करीबन 50% स्टूडेंट पॉपुलेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर पा रही है और पढ़ाई अपनी कर पा रही है. 50% को अभी भी ये एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है. भले ही वो इंफ्रा का चैलेंज हो, भले ही वो रिसोर्स का चैलेंज हो, किसी ना किसी वजह से कोई चैलेंज है कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, विच इज ऑनलाइन सिक्योरिटी. In India, till date, we do not have a legislation which is specifically focused for 13 to 19-year-olds. या इवन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को आपने फाइनली ऑनलाइन बुला लिया है, इनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून देश में एग्जिस्ट अभी नहीं करता. और अगर करता भी है तो बहुत रूडिमेंट्री फॉर्मेट में, वो कोई बहुत एवोल्यूटेड नहीं है. हम अभी भी एक यूएस लॉ है जिसको हम यहाँ मान रहे होते हैं, जिसका शायद यहाँ आप कहीं ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है, विच इज द चाइल्ड ऑनलाइन यूजर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपा. एंड आई थिंक अब इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली आगे आने वाले समय में, बिकॉज एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन का जो डिसीजन मेकर है, स्कूल लीडर्स हो गए, स्कूल मैनेजमेंट हो गए, ट्रस्टीज हो गए, ये सब उतने टेक सेवी नहीं है. एंड इनकी डिसीजन मेकिंग में जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नाइव हो जाती है और बहुत सारा डेटा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकदम से बहुत सारे हाथों तक पहुंच जाती है और हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे. सो ऑनलाइन सिक्योरिटी हैज एक्चुअली बिकम अ बिग चैलेंज नाउ. वी नीड टू थिंक ऑन दिस एंड आई थिंक देयर शुड बी सम डिस्कशन राइट नाउ ऑन बिल्डिंग मोर सेंसिबिलिटी ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स दिस, ताकि फाइनली ये ज्ञान बच्चों तक पहुंच पाए. Thank you so much, Preet ma'am, for initiating the session. Let me now invite somebody who will give us a insight into the higher education part of it, और वो स्कूलों को कैसे देखते हैं अपने पर्सपेक्टिव से. Mr. Bhupesh Kumar, who is the principal of Institute of Hotel Management from Ranchi, Jharkhand. Bhupesh ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Good evening, Dakshi. You rightly said when you started, I catched your word, this idea, intent, essence. And then there were some, I'll contradict with like this online education is going to take over what was there till March 2020. See, what is our education? First, the innovations in our education, when we talk about, yes, we are also, even as a principal, I am taking classes online because it was new. So I also barged into it and I started taking few of the subjects for my students. 50% of the students do face because we don't have infrastructure facility in India. Yes, the learning was good. There was no way I could gauge what is the actual learning, but yes, by the feedback, by the assignments, we could find that learning was good. Actually, I don't know the situation because we don't have
still the right device mechanism to test the real feedback of the output after the education. But I think you need to understand what teaching is. Since the period of Gurukul days in India, India is always been, we are okay behind what global standards are there, but still India, from education point of view, we are the ancient in terms of our knowledge, everything. This is not going to go out this offline classes. Yes, online will continue. Like these days, we all know UN Academy, Byju's, they have all come into. And like my kid also is using both the platform, what the school is teaching and what the Byju is teaching. But the difference is what I find, yes, they enjoy going by those online gamifications, activities. But what a teacher used to teach them in the class, the eye-to-eye contact, the feel of the education, that misses in this virtual world. Virtual is virtual. The word itself is virtual. So when we talk about virtual, we don't expect this technology to take over everything from us. This corona is a time gap period. We have Spanish flu also in 1932. Does the world stop there? We have world wars also. Does the world stop there? No. The world, once the vaccine is there, we are, आज की डेट में आप मार्केट जाते हैं, कितने लोगों को आप मास्क पहन के अभी भी घूमते हुए देखते हैं? And everywhere it is there. We Indians have tendency to forget everything with time. So it's not about India, it is about the world also. The education, offline education will stand, but now we will have to innovate because the online is now part and parcel of our offline. It has entered into our life. The artificial intelligence has to be included in our classrooms now. The schools now need to start planning the moment they open from the next year. I'm talking about this session, okay, will come and go because it is disturbed now. Next year, the academic session will be smooth. So the artificial intelligence, they need to work upon in their classroom because this online, offline will have to go together. And now they will have to, this new education policy is coming. So our schools now need to innovate on social emotional learning, what I am talking about. It's a new word which talks about soft skill and also in habits in our mind. Every student has not the same. What we used to do, 7 subjects are there. तुमको सब रटना है. You have to score 100 out of 100. Then you are the topper of the class. Our teachers need to come out of that. मुझे खुद दिक्कत होता है. मैं higher education में हूँ. My age is far more than what my teachers have. मैं कहता हूँ ये है नया सिस्टम. वो कहते हैं नहीं सर मुझे तो टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया था. आप ये नई चीज बता रहे, इससे फायदा क्या होगा? मैं कहता हूँ पेन और पेंसिल से बाहर निकलो, फायदा होगा. लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. वो ऑर्थोडॉक्स फाइट डाउन कर रहा है. मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अलग बात है. आई एम एक्सपेक्टिंग माई टीम टू एक्सेप्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई वर्ल्ड टू एक्सेप्ट. तो ये कॉग्निटिव स्किल लर्निंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब अब इम्पोर्टेंट होगा. ये नहीं कि एक बच्चा अगर मैथ्स में कमजोर है तो उसको. थैंक यू सो मच भूपेश जी. द टाइम वाज ओवर, बट हम कोशिश करेंगे वापस एक बार टॉक में आपके पास आए. एंड आपने काफी अच्छे पॉइंट्स पे इसको लेके गए आप डिस्कशन को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन का एक अंडरलाइंग पैराडॉक्स है, एक ऐसी विडंबना है जिसके साथ पूरा शिक्षा जगत जीता है कि आप खुद अपने से पिछली जनरेशन से पढ़ते हैं, अपनी अगली को पढ़ाते हैं, तो टिपिकली 2 जनरेशन का गैप आप अपने स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं. एंड वहां पे एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. तो ऑलरेडी आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा एचआर नहीं होता है, तो वहां पे एक चैलेंज ऑलरेडी होता है कि उनको रिसेप्टिव बनाना, एडेप्टेबल बनाना. एंड अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो आपकी टीम वो काम कर ले, ये बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में होता है. एंड यस, फिजिकल लर्निंग आगे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट होगी. फिजिकल लर्निंग भी हम चाहेंगे कि रिज्यूम हो जाए, दुनिया वापस वैसी हो जाए जैसी थी. एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब इसी प्लेटफॉर्म पे थे कुछ समय पहले, उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि कोरोना जो है वो ऐसा है कि अभी ऐसा मान लीजिए कि शताब्दी कैंसिल हो गई है और लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं. थोड़े समय में दुरंतो आएगी, लोग उसमें चढ़ जाएंगे और सब भूल जाएंगे. तो ये उतना सही ट्रांजिशन है कि शायद बस एक गाड़ी छोड़ के हम दूसरे पे चढ़ जाएं. बट एट दिस पॉइंट आई थिंक सारे एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि ये आपके लिए थोड़ा सा चीजों को बेहतर समझने का मौका खड़ा हो गया है. बिकॉज इतना बड़ा डिसरप्शन किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, और हर डिसरप्शन एक गारंटी अपने साथ लाता है कि कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करके जाएगा. अगर रात हो गई है तो सुबह भी जल्दी से होनी है. तो डिसरप्शन आपको इनोवेशन का मौका दे देता है.
और इसीलिए इस समय पे बायजूस और दुनिया जहान के टेक प्लेटफॉर्म्स आ गए जो कि सच में टीचिंग से चीटिंग पे शिफ्ट हो गए, जो कि आपने वर्ड प्ले हो गया, और सच बात है वो कहीं ना कहीं सच की बाहर आ गया, क्योंकि हम लोग उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का इंटेंट रहा नहीं, वो काफी हद तक डिटीरियोरेट हो गया. So thank you so much, Bhupesh ji. Let me now invite the next speaker for today. And before I invite them, अब जो सेक्शन ऑफ स्पीकर्स है वो लोग हैं जो असल में रोजाना इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स को चला रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज स्कूलों में चला रहे हैं. स्कूलों में चैलेंजेस नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स छोटे होते हैं, आप बहुत ज्यादा उनसे एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो लेट मी नाउ इनवाइट Ms. Seema Chaudhary, Principal, MM School, Raipur, Chhattisgarh. Seema ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you. Thank you so much. I hope I'm audible. Yeah. Okay, so I just have I have an echo. You'll just give me a minute. Yes, whatever sir said, Mr. Bhupesh ji, Dr. Bhupesh, you're very right. We are at a transitional stage, but it is already 2020. हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, वो 20 साल पहले शुरू हो चुकी है. हमारे यहाँ कुछ देरी से शुरू हो रही है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ग्लेशियर जमा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब मेल्ट होना शुरू हुआ है. सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट वी हैव. बट राइट नाउ what we need to think about is over exposure. That is what worries me as a team leader. इतना ज़्यादा कुछ market में है that the parents think, you know, that their child needs to do everything. There is coding in the market. There is Byju's in the market. It's become like fruits and vegetables, you know, that the child must be taking that. However, even you would agree if you get into a bit of research. If you talk of something as simple as Google's job, it is one of the most seeked jobs, if I can say. And what do they preach? They don't preach technology for their children. They have a school over there in the office premises for the children of the employees, and they have a crush over there also. They've kept them as far away as possible from technology. Why? Because technology, when it is ready-made and cooked, might end up killing creativity. Now, as the people living in the present today, I think our job becomes difficult. Why? Because we need to strike a balance between the use of technology and the use and to have a no screen time kind of a time with the people. A child needs to adapt to the technology. Technology is here to stay, and there was earlier being said that Zoom is the only platform. No, Zoom is not the only platform. There are very many other platforms which are far more securer than Zoom, like you have for kids' point of view, not others. Like you have the Google Classroom, you have the Microsoft Classrooms, right? So which they call as Teams, which are very, very popular amongst the school, because within the school, only the school people from the school can enter into that. In our own school, we have the platform like that. We are using Google Classroom. So when we have an ID made from the school itself and only people related to that particular ID can enter, it does to an extent resolve my issue of, you know, security. And we do keep on telling the parents, but very true, very rightly said right in the beginning that yes, some law is required. One good thing I feel that has happened is it has helped to bring in the parent. अभी तक जो इंडिया में सिनेरियो था वो ज्यादातर देखने को मिलता था that, you know, their principal, their teacher, we've sent the child to the school, your responsibility, please get this done. When the child is out at after 12, we would want him to enter IIT, we would want him to enter XYZ college, and that's it. Every responsibility was that of the school. Very rare parents used to actually find out कि क्या हो रहा है schools में. Either we would have a helicopter parent, as we call them, you know, one parent who will keep on hovering about things. That's a different scenario, but in the general. So the good thing I feel is now the parent realizes it takes a lot to teach a child. Like we say, you know, it takes a village to raise a child. That very much is there. So that needs to change in the sense that parents need to take positive inputs from their children also.
And the choices that are there in the market, the parent needs to be a little wiser about them, कि सब कुछ लेना जरूरी नहीं है. For example, I would not recommend anybody to go in for a 6-year-old for their coding classes for children. Let the child remain a child. But yes, teach him consciously the use of technology in a limited manner. Researching skills are. Thank you so much, Seema ma'am. And to summarize what you said, कि अभी there's a big overexposure of things, overexposure of content, overexposure of information. Because सच में ये हो गया है कि कंटेंट और नॉलेज की मंडी हो गई है, जहां सब कुछ हर कोई हर समय कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, भले वो कंटेंट हो या पेडागोजी हो या कोई मेथोडोलॉजी हो या कोडिंग हो या कुछ भी हो. एंड बच्चों से एक्सपेक्टेशन उसके साथ साथ एकदम बढ़ती जा रही है, बिकॉज मार्केटिंग कम्युनिकेशन उस हिसाब से अलाइंड है कि माँ बाप का एकदम से एक्सपेक्टेशन लेवल चढ़ जाए और वो बाइंग डिसीजन ले लें. उसके बाद तो बच्चा है, उसे तो समझ में आना नहीं कि वो क्या रहा है. सो द प्रॉब्लम इज द एडवर्टाइजिंग हैज बिकम ट्रेचरस फॉर अ पेरेंट, एंड आई थिंक एजुकेशन में उसे पूरी तरीके से खत्म होना अब बहुत जरूरी हो गया है. बिकॉज पेरेंट इतना अच्छा डिसीजन मेकर अगर खुद होता तो शायद सोसाइटी में स्कूल की जरूरत नहीं होती. क्योंकि हमें लोग ये चाहिए जो बच्चे को काफी लंबे समय तक ये समझ सकें कि इसकी लाइफ प्रोजेक्ट कैसे होने वाली है. ऐसे लोग चाहिए जो फोरकास्ट कर सकें एक ह्यूमन लाइफ को, विच इज वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक यही असल रोल होता है किसी भी एजुकेटर का. और हर एजुकेटर के लिए भी फाइनली वो गुरु या मेंटर बनने का टाइम वापस से आ गया. अब केवल टीचिंग नहीं काम कर पाएगी. सो थैंक यू सीमा मैम फॉर एडिंग दैट पर्सपेक्टिव. एंड नो स्क्रीन टाइम और पेरेंट एंगेजमेंट, हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में जितने भी पीटीएम्स हैं उन सबकी अटेंडेंस 70% से पार हो गई है, जो पहले नहीं होता था. एंड व्हेन ऑनलाइन क्लासेस वर स्टार्टेड, उस समय पर अब ऑन एन एवरेज करीबन 70-80% बच्चे क्लासेस में होते थे. एंड अब सैड रियलिटी इज दिस कि जो एवरेज अटेंडेंस है वो करीबन 20-25% के पास आ गई है. तो वर्चुअल क्लासेस बच्चों को एंगेज तो नहीं रख पा रही. So we need to actually work on the content delivery, and a lot on teaching. So thank you so much, Seema ma'am. Let me now invite the next speaker for today, Ms. Ifat Syed, ex-principal Shannon School from Vadodara, Gujarat. Ifat ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio, and a very warm welcome. Thank you so much. Cheerful greetings to one and all present here. It's my pleasure to contribute my views on education innovation. Time immemorial, we have witnessed changes happening to bring about something new, something that makes problem solving easier, something that helps learning conveniently. Now, this something learning incorporates teaching, and there begins our education innovation. I strongly believe that innovation essentially needs to arouse being resourceful than being unique, as every person born is unique in his or her own way. भैया बंदा जुगाड़ू होना चाहिए, जरा हटके तो हर कोई है. After all, we are living in hardcore reality world where survival of the fittest is the main ingredient of life. In the current situation and years to come, जैसे हम लोग अभी बात करें 5 साल बाद क्या, education innovation will incorporate few aspects, and here I would like to narrow down to the core aspects, that is technology, curriculum, and relationship. डॉक्टर भूपेश एंड मैडम सीमा चौधरी, लोगों ने भी ये चीजें कही हैं और ये बहुत मायने रखती हैं कि टेक्नोलॉजी, करिकुलम, रिलेशनशिप, इन हार्डकोर को हम लेते हैं, शायद हम इस सिनेरियो और आने वाले 5-10 साल को हम कवर अप कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी, एज everyone might agree, is the industry growing and developing at the fastest pace. Every other day, there is a new technology available in the market, ready to be used. By choosing among the jammed lot in a big dilemma, जैसे अभी सीमा मैम ने कहा, इतनी सारी availability, overexposure. To resolve this, a simple mantra would be user-friendly and economic. हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस ये 2 पॉइंट को हम लेकर चलें, user-friendly and economic. If it's light on pocket and simple, easy, updated version, then no matter what, it will gain its momentum on its own, and the innovation will reach to the remotest students and educators. Next, हमारी आ जाती है जो अब तक फोकस नहीं हुआ था, long sidelined aspect, that is curriculum. It's long time now that we need to come out of the fragmented state of curriculum and syllabi. With big boom of internet and Google Guru, where every piece of information and facts can be verified,
We need to innovate a more coherent, evidence-based curriculum. Recent pandemic have already foreseen the next generation education would be completely based on tangible skills and techniques. भैया पोथियां पढ़ के रट करके हमें कुछ नहीं हासिल करना. We have to be practical. We need something where we are more pragmatic. Warning bell has rung to equip ourselves with pragmatic. Thank you so much, Ifat ma'am. पहला set of the time was over, but आपने उसको काफी एक practical और on ground, to be very frank, hands on approach से पूरे topic के ऊपर बातचीत करी. And yes, you're very right कि शायद आदमी को resourceful होना अब ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि uniqueness उतना help कर नहीं पा रही. क्योंकि अभी हम हर बच्चे को बस uniqueness को promote किए जा रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिकनेस एम्प्लॉयबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होती, वो यूनिकनेस कभी कभार एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट नहीं होती. जिंदगी की लाइवलीहुड कहाँ से आएगी वो हमें नहीं समझ में आता. तो इसीलिए अभी हम रिसोर्सफुलनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमें दिख रहा है. दिस इज समथिंग दैट इज ऑब्वियस एंड दैट वी कैन नो. बट द प्रॉब्लम इज हमें आज से 5 साल बाद के जॉब्स सच में नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स अब पूरी तरीके से खत्म हो गए जो कभी हमारी इमेजिनेशन में नहीं थे. एंड पूरा समाज एकदम से केवल स्किल्स पे चला जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी स्किल्स के लिए बाइंग पावर वापस से नहीं है. बिकॉज वी एज एन इकोनॉमी हैव नाउ ग्रोन इनटू अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी. हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था 3.0 वो खत्म हो गया. अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में आ गए, जहां पे टिपिकली नॉलेज एंड कंटेंट ही बिक रहा होगा. दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी यही कहा है कि एजुकेशन सेक्टर आने वाले 10 सालों के लिए सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है ग्लोबली. एंड जब ऐसा किसी सेक्टर के साथ होता है तो सेक्टर हर तरफ से खींचा जाता है, वेदर इट्स इनोवेशन, वेदर इट्स रेगुलेशन, वेदर इट्स लेजिस्लेशन, हर तरफ से उस पर बहुत सारा जोर लगाया जाता है. तो आई थिंक दिस इज द टाइम when people like us, people who are actually in the field of education, should take a step back to understand कि क्या असल में होना चाहिए. Because अभी what we are living with is absolutely the is, कि ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं. When I think as educationist हमें ought को भी define कर देना चाहिए कि भाई होना चाहिए क्या. Because most of the technologies that we are using are absolutely free, and somebody on this very platform shared a simple statement: when you are not paying for the product, then you are the product. So we must know कि एक aspect उसका affordability है, लेकिन एक बहुत बड़ा aspect ये भी है कि आप जब उस ecosystem में घुसे, because technology is not just a product that you consume, it's a product that you experience. तो वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा imprint छोड़ के जाता है जीवन भर के लिए. और जब बच्चे are the users, at that point the decision making goes to a next level. तो आई थिंक वो समझदारी सब में है. मैं डायडैक्टिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि ये एस्पेक्ट छूट न जाए डिस्कशन में से, ताकि आप लोगों की राय मुझे उस पर भी मिल जाए. सो लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, मिस गीता एस, ex principal DPS Nepal from Patna, Bihar. Geeta ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Happy evening to all the edu dignitaries present for this session today. And many thanks to the whole team of Blub World for this wonderful initiative as this. Thanks to Mr. Daksh, and a special mention to Mr. Yuri for reaching out to me for this session. Keep rocking as always. Friends, wonderful friends who are there for the discussion today, let me confess that I've been a passionate teacher by heart, and in a class of 40, when all 40 did not get 60% marks, it used to disturb me, and I used to be concerned about it. I think continuing the same journey by heart for the last 25 years, when this NEP National Education Policy was introduced in the month of July, I somewhat feel the same. And we all have a dream of dreaming of a developed India in future. And we are all aware that the present learners or the present children would be the ones who will be shouldering the responsibility of leading this newly developed India. So, well, visualizing a super future for India with deep humility and with a little knowledge expertise I own, and more so taking due permission from all the wonderful people connecting through this program, allow me to categorize the whole, the children of India into 3 very broad categories. First category, the school-going children, whether it is the private schools or the government schools.
The second category would be the children who are differently abled and who've not been in the mainstream of classrooms. And the third category of children would be who just cannot afford to go to schools and they cannot be entering into the mainstream classroom experience. When we discuss about innovation aligned with NEP, I have all those children in my mind. And I'm just trying to categorize them into categories so that we can have discussions on the solutions individually. Taking the first category, I would think the school-going children, if they are, if they can be taught to have this, to own this growth mindset and tell them that this is the by default way to success at a very young age, encouraging them and injecting them with the idea and belief that it's easy to be entrepreneurs. Of course, artificial intelligence, robotics, coding, enhancing life skills, art integration, all whatever has been mentioned, it does play a major role in developing this attitude. And secondly, if I take up the second category of children, the differently abled children, edu innovation would be to support them with celebrating life with what they have, rather than the whole world focusing on what they don't have. I think that would be the easiest way to help them live in the most happiest way. And the third category of children who just cannot manage to go to schools and who are forced to stay at home, work for. Thank you so much, Geeta ma'am. And आपने 3 कैटेगराइजेशन जो बच्चों का किया वो बहुत सही है, बिकॉज अभी बहुत बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि हम लोग जो टेक सैवी हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं, इंफ्रा है, इंटरनेट है, वो लोग ये समझने में, और टिपिकली ये भुलावा बिल्ट हो गया है कि शायद ये सबको एक्सेसिबल है, जबकि ऐसा है नहीं. इकोनॉमिक डिवाइड अभी तक था, अब एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड खड़ा हुआ है. The current estimates tell us that nearly 65% student population of a country like India has not been learning since the lockdown. तो मार्च से उनके लिए स्कूल नहीं, पढ़ाई बंद है. तो हमें ये सच में समझना होगा कि जो इतना बड़ा डिवाइड हमने बिल्ड कर दिया है, उस डिवाइड को पाटने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ही एजुकेशन थी, और अब एजुकेशन ही नहीं पहुंच पा रही है. तो ये डिवाइड सच में कैसे पार होगा, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. सो नेक्स्ट व्हाट यू सेड वाज कि ग्रोथ माइंडसेट, जिसकी अभी हमें ड्रीम टिपिकली पिलाई जा रही है या फीड की जा रही है, दैट एंटरप्रेन्योरशिप और इजी एंटरप्रेन्योरशिप, या आसानी से बहुत जल्दी बहुत बड़े हो जाना जिंदगी में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें समझाई नहीं जा रही, एंड वी आर जस्ट बीइंग फेड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग ड्रिवन कंटेंट. सो एट दिस पॉइंट एजुकेशन का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप बच्चों को क्वेश्चन करना सिखा पाएं. Just yesterday, we were talking and we had a school leader from Chandigarh who shared a very nice approach that schools in Israel have adopted to just keep the curiosity of children active. कि रोजाना अपना दिन शुरू करने से पहले हर बच्चा एक सवाल जरूर पूछे कि आप मुझे जो भी करवा रहे हैं वो क्यों. Asking a why on everything. And why this becomes very important, ये पूरे कंटेक्स्ट को सही कर देता है. टीचर को भी इन लाइन ले आता है, बच्चे को भी इन लाइन ले आता है, क्योंकि यही वो जवाब है जहां ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है. और बिना ऑब्जेक्टिव के चीजों को आगे बढ़ाना इज वेयर वी रियली क्रिएट द बिग ब्लंडर. और वो ब्लंडर असल में हम पूरी एजुकेशन सेक्टर में बहुत आसानी से एविडेंटली देख रहे हैं हर दिन. सो एक तो बच्चों को सवाल पूछने देना, और दूसरा मार्केटिंग स्टोरीज एंड स्टोरीज दैट टीच. इन दोनों का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं, योर टीचर्स फॉर योर होल लाइफ, द ओनली थिंग दैट स्टूडेंट्स रिमेंबर इज स्टोरीज. वो पढ़ाई कैसे भी हो, फाइनली कहानी ही बनाना होगा उसका, तो ही लोग याद रख पाएंगे. सो वी नीड टू टीच देम डिफरेंशिएशन. उनकी हमें डिसीजन मेकिंग या थिंकिंग स्किल पे बहुत ज्यादा काम करना होगा. कंटेंट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, किताबें उतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं रह गई. व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज टू टीच देम हाउ टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. कैसे भूल जाएं, कैसे सीख लें और जल्दी से कुछ नया हम लोग जान जाएं. बिकॉज उनकी जिंदगियां हमारे जैसी सिंगल करियर लाइफ शायद नहीं होंगी, वो मल्टीपल करियर लाइफ जिएंगे, जिसमें हर थोड़े साल में टेक्नोलॉजी, पूरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा और उनकी नौकरियां या उनका एंगेजमेंट या उनकी लाइवलीहुड पूरी तरीके से बदल जाए. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कूल लीडर, एंड बिफोर आई एक्चुअली इनवाइट हर, एक
there's one very important thing that I want to share with everybody. Blub World के जो वेब टॉक्स के पहले 100 एपिसोड्स थे, उन 100 एपिसोड्स में हमने कभी भी कोई भी स्कूल लीडर रिपीट नहीं किया. हम लोगों ने ये कोशिश करी कि हर एपिसोड के अंदर यूनिक स्कूल लीडर्स हो, नए लोग हों. हमने जब वो 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए, तब से हम हर एपिसोड में एक ऐसे स्कूल लीडर को रिपीट करते हैं ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स में, क्योंकि हमें उनके आइडियाज बहुत पसंद आए थे. और अब वी हैव समबडी जिनका आइडिया हम लोग शायद हमारी बहुत पुरानी वेब टॉक से कंटिन्यूस बहुत सारे लोगों को बताते आ रहे हैं. उन्होंने अपने स्कूल में, जहां इंटरनेट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाना बहुत मुश्किल था, शी इनिशिएटेड समथिंग कॉल्ड अ होममेड डिक्शनरी, कि अपने घर पे एक डिक्शनरी बनाइए जिसमें 5 नए वर्ड्स रोज लिखिए, और वो डिक्शनरी तब स्कूल लाइएगा जब स्कूल खुल जाए, क्योंकि लर्निंग बहुत मुश्किल थी, इंटरनेट था नहीं. और इनका ये आइडिया वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर राइट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म व्हेन शी इज देयर. ये आइडिया मैम कम से कम भी देश भर के नहीं तो दुनिया भर के 250 से 300 स्कूल अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये आप ही का दिया हुआ आइडिया था जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया है. सो अ वेरी वार्म वेलकम टू द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, Miss Ruma Mukherjee, Principal Spark School from Hooghly, Kolkata, West Bengal. Ruma ma'am, a very warm welcome once again to the Blub World Web Talks. Over to you for the next 3 minutes and welcome. A warm welcome. Thank you for this warm welcome, Doug sir. And it's a very nice opportunity to get associated with so many educators like today in this beautiful platform. The topic is also very nice because I am a principal of a school which is located in a very rural area where the net connection is a big challenge over here. But still we have overcome with that, even when Doug sir said that most of the students are still restricted or hindered from that education which the online it is going on. But still I would say that here my teachers have taken a worth appreciating step, that is my local teachers are visiting the students' houses and providing them the materials so that at least they know what is happening in the school. Maybe not the 100%, but maybe we have yet touched 10% of those students. At present, we are doing so. And I'm really grateful to my teachers also. Apart from that, in today's thing, I would like to say that, yes, our education mode has changed. Now, from the chalk and talk method, we have changed into remote learning. But first, I would like to say that our role as a teacher has changed from the teacher to a facilitator. So we have become a more facilitator. Whenever a teacher enters into the classroom, whether it is a virtual mode or into the classroom, it's a classroom after all. So the teacher needs to set the vibes in the classroom with the mode. If the teacher is excited, automatically the students are also excited. Like what Doug sir also said, even Seema ma'am said, Preet ma'am said, like the technology, the CBSE schools are coming up with the lot of CBSE board is coming up with lot of the CBSE subjects, technical subjects, which would help the students at least to come up with those technical skills, so that one or the other, when they leave the school with one or the other subjects, they are skilled with. And moreover, whenever we are teaching any subjects, the innovation is that it is not restricted to the curriculum or board. Suppose if a teacher is teaching noun chapter, no matter the student does not have to read line by line what is there in the noun chapter, but the student can be said that just check in the neighborhood. What is your next neighbor's name? So what is your uncle's name? That is the name of a person. Name of a flower that is surrounding you. So all these things, nouns can be associated with the neighborhood also. And the chapter can be taught with the learner's creativity style. Even in the maths also, like asking questions, even in writing like shapes, teaching shapes. If we say that a door is always of a rectangle shape. Now, if a student asks, why not a triangle? Then we must give that question to the child. Okay, fine, you draw the triangle and find out if your door is like that, then what are the pros and cons of that? So that the child comes up with the ideas or learns or have some preconceived ideas that the shape plays a role in our life. And I would like to say that education is a role play. Now it has changed into role play, brainstorming. Whenever we are taking the class in the online, a story, like children love to hear stories. If that is changed into a role play, then automatically that excitement goes on, or we can flow that excitement to the child. And
थैंक यू सो मच रुमा मैम. अगेन टाइम वाज ओवर. टाइम का एक लिमिटेशन है जो ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स में हमेशा से रहा है. हम लोग कोशिश करते हैं कि ये उतने टाइम में हो जाए कि सबके लिए क्रिस्प और एंटरटेनिंग रहे, कि कोई आदमी बोर ना हो. सो इस चक्कर में कभी कभार थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, बट रुमा मैम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हमें काफी बार देती आई हैं. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स. बहुत सारे ऐसे स्कूल लीडर्स की वजह से ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स आज वो है जो वो है, कि करीबन 1,500 से ज्यादा स्कूल लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आइडियाज, इनोवेशन, इतनी चीजें शेयर करी. उसमें से हमने कुछ 100-150 आइडियाज को पब्लिश किया, जो अभी अक्रॉस द वर्ल्ड करीबन 5500 स्कूल्स जिनको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं. तो वो सारे आइडियाज ब्लब वर्ल्ड के सोशल मीडिया पे, ब्लब की मैगजीन में, सब जगह अवेलेबल हैं. आप लोग अभी भी जाके विजिट कर सकते हैं और अपने स्कूल्स और अपने इंस्टीट्यूशंस में भी वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आई जस्ट शेयर वन मोर आइडिया दैट केम फ्रॉम अ प्रिंसिपल हु इज बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर. वो अपने स्कूल में उन्होंने रोजाना एक एक्टिविटी चालू की जिसको बोलते हैं टीचर्स टी पार्टी, कि रोजाना सुबह 7:30 बजे सारे टीचर्स को एक कॉल पे इकट्ठा करते हैं अपने अपने चाय के कप के साथ, और पिछले दिन की कोई एक मेजर चैलेंज या प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, कि कल ये सबको प्रॉब्लम आई थी, आज ये इसका सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन से सबका दिन शुरू होता है. तो वो एक पॉजिटिव कोनोटेशन पे सारी की सारी बात शुरू होती है. और सबसे मेजर, आप रोजाना एक कॉमन प्रॉब्लम ढूंढ पाते हैं और जिसका रेजोल्यूशन आप हर दिन सुबह कर पाते हैं. सो लोगों ने बहुत अलग तरीके से इस पूरे समय का इस्तेमाल किया है. एंड बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ दिस टॉक, एक चीज जो हमने कुछ समय पहले से शुरू करी, द नेक्स्ट 3 मिनट्स इज एन ओपन फ्लोर. तो अगर आप म्यूट कर दिए गए थे, आप कुछ नहीं बोल पाए या कुछ मिस कर दिया, तो आप अभी बोल सकते हैं. बस कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे का ध्यान रखें. सो एनीबडी वांट्स टू स्पीक, यू कैन प्लीज पुट योर हैंड अप एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. हाँ, गीता, इफत मैम वांट्स टू स्पीक. इफत मैम प्लीज स्टार्ट. कोशिश करें जल्दी से खत्म करें. बस एक छोटी सी 2 चीजें और रह गई थी जो आपने शायद पॉइंट लिया भी था. Another thing I would like to add up is debate and analysis. ये चीजें बच्चों में डालना सिखाना बहुत जरूरी है. Why? Because आप जब डिबेट करोगे, you will reach to some right decision, and then you will be able to analyze whether your decision was right or wrong. So एक introspect हो जाता है. दूसरा एक छोटा सा point quickly I'll add up is, now teacher's role has definitely changed. Information वो सारी, every piece of information is available on Google Guru. लेकिन आज वो रिलेशनशिप जो हो गया है, वो पहले गुरु शिष्य था, अब बाप बेटा की दोस्ती वाला काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. अब उसमें आप कैसे उसको मेंटरशिप करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट. क्योंकि करिकुलम को तो हम वी आर गोइंग टू टेलर इट, द कंटेंट शुड बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि एक बच्चे में आप स्किल देख लो और उसके हिसाब से उसको ट्रेन करो, या उसकी लाइकिंग के हिसाब से आप स्किल उसको दे रहे हो. तो ये 2-3 चीजें हैं विच इज वेरी एसेंशियल, जो शायद स्कूल्स में कम हो रहा है. मतलब पहले भी कम था, बट देन दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म. जब आप वर्चुअली करा रहे हो तो डिबेटिंग एंड एनालाइजिंग आप ओपन, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक प्रॉब्लम सोल्यूशन एक दिन पहले किया, दूसरे दिन होगा, गिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस तरह से करके वी कैन कम आउट ऑफ. बिल्कुल, टीचिंग को लेक्चर मोड से डिस्कशन मोड पे शिफ्ट करना, एंड उसमें भी डिबेटिंग एंड एनालिसिस उसका ज्यादा मेजर पार्ट होगा, बिकॉज वो ये कि चिंतन से ज्यादा मनन जरूरी हो जाता है, क्योंकि मनन से ही उसका आप फाइनली यू रीच आउट टू अ सॉल्यूशन व्हिच कैन स्टे विद यू. सो थैंक यू सो मच इफत मैम. गीता मैम वांट्स टू स्पीक. मैम, ओवर टू यू. Yeah, I just wanted to add one sentence. Like I've had a short stint of stay in Bhutan, and I remember, as a teacher, when I walked into Bhutan, I was asked to weave my lesson plans with the national vision of the country. And I remember, and then I remember me getting an induction on that, and the national vision of the country is gross national happiness and not GDP. And suddenly I had a complete evolution inside me as a teacher. Like, imagine a vision of a country being gross national happiness, and weaving that into the lesson plans. So something similar I visualize for my country, India. Making transforming this universalization of education and slowly transforming it into universalization of happiness, so that we can create a better India. And I'm sure that NEP implementation will bring about this. Thank you so much. Thank you so much, Geeta ma'am. One of the principals was left. कल कनेक्ट नहीं हो पाई थी, आज शायद कनेक्ट हो गई. So I would like to invite Miss Sanoli Ray, Principal SJPS Haldia, West Bengal. Sanoli ma'am, if you're on the call and if the internet is working well, please unmute your audio. Over to you for the next 3 minutes.
Hello, good evening. Am I visible and audible today? Yes, please. As Ruma ma'am said, there is always been a problem of networking in 2 and 3 tier cities of West Bengal. That is what happened yesterday. So I couldn't be able to join yesterday. So today, this beautiful discussion I'm watching from the beginning. As per innovation technologies in education, I can say that in our school too, we have initiated certain projects like storytelling. Through storytelling, we are engaging students because most of the students, we can see that the parents are complaining, that is the parents' view, that they are unable to engage the students in studies or in any other activities. So we are making a new type of concept by framing the curriculum, dividing the curriculum into parts where students have been given engagement like storytelling. We give a topic every day to the students and ask them to frame a story, and during the online classes they can share their stories. Also, like ask them to make puppet of any character. Suppose they have made puppets on pets, animal, or a king or queen or anything, and ask them to show the puppet in the class and tell about that character and all. So this is how we're trying to make the students more engaging, because these days this online education is the latest trend, which actually the parents, teachers, or the students, especially in these rural areas, are not they are not very habituated of. So actually, this is the new thing that is happening throughout India, mostly, especially in the rural areas where there's most of the parents earlier didn't have even the mobile access also. But from ACPS, we have taken initiative to distribute mobile handset some of the parents who are below poverty level, because our students mostly comprise of the lower middle class group. So we have to think differently to beyond this given curriculum. We have to think how we can implement proper education to them. So that is how we are making the education more engaging and more interesting for the students by giving various types of activities. So two of the ideas I have shared is storytelling. Also, teachers are making videos of short storytelling with the characters, flashcards of the characters, and sending videos through WhatsApp. So when the students watch these type of stories, they get an idea. Next day we give another theme and ask them to make similar type of stories. So I think they are enjoying very much. Thank you so much, Sonali ma'am. And yes, tier 2, tier 3 में devices का भी बहुत बड़ा challenge है, resource का भी challenge है, infrastructure का भी challenge है. कहीं internet नहीं है, कहीं पे mobile phones नहीं है. And yes, if you have taken up something like distributing mobile phones, तो I think इस तरीके की चीजें अब होनी चाहिए. अब हमारे donation को भी थोड़ा सा digital होना पड़ेगा. And सभी जनों को अपनी devices, अपना internet, अपनी bandwidth, अपनी virtual classes लोगों के लिए खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप एक बहुत बड़े economic divide को शायद पार कर लें. And Seema ma'am wanted to say something. To Seema ma'am, over to you. Just one small thing. What is happening, what my observation says is, people have just replaced कि हम पहले क्लास में पढ़ा रहे थे, अब हम ditto same चीज online पढ़ा रहे हैं. So online teaching cannot be used as a replacement. उसमें passive engagement रहता है, उसकी वजह से there is a downfall in the attendance. That should not happen. मतलब वो उससे better है कि हम बच्चे को ना पढ़ाएं, because वो इतना उकता जाएगा कि वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहेगा. So teachers need to be trained in blended teaching, जिसे हम hybrid teaching भी कहते हैं. It should be so active कि एक, अगर हम जैसे बीच में बात हो रही थी lecture method की, a lecture method is not a good method. आपको engagement करना है, एक simplistic चीज कर सकते हैं. At least have a PPT run through. At least have an active chat box.
एटलीस्ट आस्क चिल्ड्रन क्वेश्चन. अब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हम क्वेश्चन कह रहे हैं तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, हमने उसको एक को पूछ लिया, सो द रेस्ट रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर. दैट इज अगेन पैसिव. सो टीचर्स नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. There should be 2 teachers in the class, which means a cooperative teaching also. उस टीचिंग मेथडोलॉजी से क्या होता है, एक तो बच्चों की एंगेजमेंट रहती है. इफ वन इज इंटरैक्टिंग ऑन द फेस ऑफ द स्क्रीन, वन कैन चेक आउट द चैट बॉक्स. सो उससे इंटरैक्टिविटी बहुत अच्छी आती है. प्लस नो चाइल्ड इज इग्नोर्ड. So we need to make sure, and before anybody takes up online teaching, please, a humble request to everybody, train your teachers to understand blended learning and teaching prior to sending them in the fray. That is what. Thank you. Absolutely. Collaborative learning के साथ में collaborative teaching भी, क्योंकि Yes. 2-3 जने चाहिए एक क्लासरूम को चलाने के लिए. बिल्कुल. And वो है ना, जैसे अब it takes a village to raise a child, तो अब वो Yes. सच में virtually village चाहिए कि आपके पास कम से कम एक ऐसा जना होना चाहिए जो कॉल को एडमिनिस्ट्रेट करे, एक ऐसा होना चाहिए जो पढ़ाए. एंड एट दिस पॉइंट एक नई तरीके का चैलेंज खड़ा हो गया है. वी हैड अ बिहेवियरल साइंटिस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म जस्ट सम डेज बैक who shared his recent research outcome कि a student who's looking at a screen like this and trying to learn, he has an attention span of only 8 seconds. On every 9th second he has started daydreaming, नहीं तो वो कुछ ना कुछ और कंटेंट कंज्यूम कर रहा है. So at जब 8 सेकंड के बाद में आप अटेंशन लूज कर जा रहे हैं, तो you'll have to now think of ways that how would you create stickiness, क्योंकि इतनी स्टिकीनेस तो शायद सलमान खान के लिए भी मुश्किल हो जाती है. एंड और जब एक बच्चा एक स्क्रीन को देख रहा होता है, हम हमारे जीवन भर से इस चीज के लिए प्रोग्राम्ड है कि when we look at a screen we want to see a celebrity. वो अपने टीचर में सेलिब्रिटी ढूंढ रहा होता है ताकि उसे एंगेजमेंट मिल जाए. एंड प्रॉब्लम ये है, टीचर एंटरटेनर बने, एंगेज करे या पढ़ाए, ये तीनों चीजों को बैलेंस कर पाना, एक साथ ब्लेंड कर पाना is something that has become a really big challenge right now. But ये है, at least we are thinking, कुछ ऐसे टर्म्स थे जो हमारी वोकैबुलरी में ही नहीं थे. मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, ये सारी बातें सब टीचर्स भी अपने क्लासेस में पढ़ के छोड़ आए थे. अब फाइनली वो एग्जीक्यूशन में काम आ रहे हैं और उनपे नई नई बातें हो रही हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी रिसर्च और हमारे इनोवेशंस अब फाइनली थीसिस के लिए नहीं हो रहे हैं, रियल लाइफ चेंजेस के लिए हो रहे हैं. लोग केवल अपनी पीएचडीज के लिए आइडियाज नहीं लिख रहे हैं, लोग असल जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए आइडियाज लिख रहे हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू टिपिकली एंड द कॉल, बट बिफोर वी एंड, जस्ट सम फूड फॉर थॉट, जो मैं पिछले 100 एपिसोड से बोलता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ. If you look at human, Bhupesh wants to say something. हाँ Bhupesh, please. A minute to you, please. Before you close, just a request to all the principals sitting here and later on who will listen to this, to add up to what I agreeing with most of the point what Seema ma'am added. I am on the same platform. We need to include after either this online teaching or offline storyboard teaching style. History we all know kitna boring subject hai, and we have the tendency of teaching whatever written in the book. आपको याद होगा रामायण टीवी पे है, महाभारत टीवी पे है, ऑलमोस्ट उस समय जिन्होंने देखा सारे बच्चे बूढ़े सब जानते हैं स्टोरी, लेकिन अगर रामायण महाभारत पढ़ने बोलो तो कोई नहीं पढ़ के याद कर सकता. So now we need to go in style of teaching whatever we are doing in the form of story. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने टीचर्स को भी वैसे ही ग्रूम करें कि not just do the vomiting of whatever there is written in the book, go to the class and complete your duty. आप लोगों की अटेंडेंस लग गई कि आपने क्लास अच्छा लिया और बच्चा का रिजल्ट अच्छा आ गया. एंड सेकंड थिंग, राइटली सेड सीमा मैम, ये बहुत सारे चीजें मार्केट में आ गई है, ओवरबर्डन हो रहे हैं बच्चे, बाइजू है, व्हाइट हैट जूनियर है, टीवी पे ऐड इतना आ रहा है, ये सारी चीजें से राइटली मैंने गलती से चीटिंग बोला था, लेकिन हकीकत में वी आर डूइंग दैट चीटिंग विद द लाइफ ऑफ आवर किड्स, द फ्यूचर. तो हमें इन चीजों को स्कूल की तरफ से प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई फाइंड मेनी स्कूल्स प्रमोट दिस. द पेरेंट्स एंड अदर्स आर बीन कन्विंस्ड टू बाय दिस, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू. एक्चुअली एक टीचर की लाइफ में अहमियत हर समय रहेगी, उसको खत्म नहीं होने देना है. तो हम सब प्रिंसिपल्स फ्यूचर को बचाएं, यही मेरा रिक्वेस्ट है विद दिस एजुकेशन इनोवेशन. थैंक यू. Thank you so much, Bhupesh ji. So now it's time to end the call. And एक बहुत important चीज जो आप अभी सब अपने आसपास देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि if you actually look at human history, तो ऐसा humans के इतिहास में बहुत कम बार होता है when the society around you is ready to listen. और ऐसा केवल तब होता है जब we as a community face an existential crisis. तो अगर आप जिंदगी में कोई भी इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे एजुकेशन में, तो ये उसका परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आप जो कहेंगे आपके आसपास के लोग उसे सुनेंगे.
क्योंकि अभी सबकी मजबूरी है। एंड इस समय पे एक आदत बिल्ड कीजिए कि रोजाना कम से कम एक 100-150 वर्ड्स का एक ऑब्जर्वेशन पेपर जरूर लिखिए, क्योंकि ये जो आप लिखेंगे ये बनेगा फाउंडेशन आगे आने वाली जनरेशंस के इनोवेशन का। क्योंकि एक चीज जो आपकी फ्यूचर जनरेशंस आपसे 100% पूछेगी कि जब आपने कुछ नहीं करना था तब आप क्या कर रहे थे, बिकॉज दैट्स व्हाट इज टिपिकली नीडेड। ये नया नॉलेज सेट है जो अब आपने बनाना है और आपने देख देख के बनाना है, क्योंकि आप जो अपने आसपास देख सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं देख सकता। एंड बिफोर दिस कॉल कम्स टू एन एंड, द बेसिक मोटिव फ्रॉम विच ब्लब वर्ल्ड कम्स इज वेरी सिंपल, टीन्स इंस्पायरिंग टीन्स। हम हर महीने दुनिया भर में टीनेजर्स ढूंढ रहे होते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड उनकी स्टोरीज हम दूसरे टीनेजर्स से शेयर कर रहे होते हैं। And just one small story for you before this talk comes to an end. There's a girl in Australia who lives in Melbourne. She likes to paint. Had her first painting exhibit at the age of 2, which was a complete sold out. Then she had another exhibit at the age of 4 in one of the biggest galleries of New York, which was again a sold out. And finally, she was invited by Europe's most coveted gallery to put up a painting exhibition in Russia and in Europe, and that was also a complete sold out. And ये सारी चीजें करके वो लड़की आज की तारीख में मिलियंस में कमाती है। वो कभी स्कूल नहीं गई और अभी केवल 13 साल की है। And that's the cover page of Blub World some months back. That's Elita Andre. And ऐसे बच्चे हम हर महीने ढूंढ रहे होते हैं। And Elita will be with us on 18th Sunday 11 a.m. on Blub World Web Talks, just talking about her own story on what happened in her life. क्योंकि हम एक चीज जो समझ पाए हैं कि टीचिंग को आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है, और टीचिंग का नेक्स्ट लेवल इंस्पिरेशन ही है। So thank you so much people for being a part of the Blub World Web Talks. I hope you enjoyed the last 60 minutes. If you enjoyed, and if you want to be a part of the future sessions, please open your audio, say a big yes, and thank you so much. The biggest possible yes. Thank you so much. Thank you. We had a lovely time. Thank you so much. Yes, thank you so much. Thank Biggest you. yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much.